नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के प्रसिद्ध फल काफल भेंट किए गए थे, जो कि पीएम मोदी को बेहद पसंद आए। प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से भेजे गए रसीले और दिव्य मौसमी फल काफल मिले हैं। हमारी प्रकृति ने हमें एक से बढ़कर एक उपहार दिए हैं और उत्तराखंड तो इस मामले में बहुत धनी है। पीएम मोदी ने कहा कि काफल ऐसा ही एक फल है जिसमें औषधीय गुणों का उल्लेख प्रचार आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है। काफल उत्तराखंड की संस्कृति में रचा और बसा है। इसका उल्लेख है विभिन्न रूपों में, यहाँ में लोकगीतों में भी पाया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जाएं और वहाँ मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पहाड़ी फलों का स्वाद न ले तो यात्रा अधूरी सी लगती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। मुख्यमंत्री के रूप में सीएम धामी को 2 सालों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इन चुनौतियों के बीच उन्होंने कई बड़े बेहद फैसले भी लिए, जिनका दूसरे राज्य भी अनुसरण भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद पर सीएम धामी के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने 2 साल के दौरान अभूतपूर्व फैसले लिए, चाहे क्षैतिज आरक्षण लागू करने की बात की जाए या नकल कानून की बात की जाए, और जो वायदे उन्होंने जनता से किए हैं उन्हें धरातल पर पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री पद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम काफी अच्छा रहा और सराहनीय रहा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री के पद पर सीएम धामी के 2 वर्षों के कार्यकाल को विफलताओं वाला कार्यकाल कहा है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को जहां 2 साल पूरे हुए, वहां पर एक अभूतपूर्व फैसले भी लिए गए उत्तराखंड में। जिस प्रकार से देखा जाए तो महिलाओं का जिस उत्तराखंड बनाने में एक अतुलनीय योगदान रहा है, उसको लेते हुए उन्होंने 30% नौकरी में क्षैतिज आरक्षण लागू किया है, नकल विरोधी कानून लागू किया है, और जो वायदे उन्होंने जनता से कहे थे वो सारे वायदे धरातल पर पूरे किए हैं। और सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लागू करने वाला पहला राज्य हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। और यूसीसी का भी जो उन्होंने वादा किया था वो भी लागू जल्द ही उत्तराखंड में होने वाला है। इस तरीके से तमाम बड़े बड़े फैसले, और उन्होंने जो अब पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने ये भी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि डायरेक्ट जाके आयुष्मान योजना के तहत आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, और पैथोलॉजी में सभी जांचें निःशुल्क कर दी गई हैं अधिकतम। इस तरीके के तमाम अभूतपूर्व फैसले हैं जो उत्तराखंड में लिए गए हैं। तो धामी जी के जो कार्यकाल रहा है वो काफ़ी अच्छा। और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने जब पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो किसी को इल्म नहीं था कि जिस युवा नेतृत्व पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया है, वे उस भरोसे पर न केवल खरा उतरेगा बल्कि ऐसे तमाम ऐतिहासिक निर्णय सीएम धामी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में लिए जो भविष्य के लिए नजीर बन गए। हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्रित्व काल के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और ये 2 वर्ष का कार्यकाल उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम कालकाल के रूप में जाना जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 2 साल में प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रदेश में विकास के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और साथ ही जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य कांग्रेस कार्यकाल में व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई थी, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का भी काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हम अगर बात करें हमारे जो युवा नौजवान बेरोजगार साथी थे, उनके साथ जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकाल से लगातार सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था, युवाओं के साथ लगातार कुठाराघात किया जा रहा था, सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में नकल करा करके अयोग्यों को पास करके नौकरियां दी जा रही थी, और हमारे जो होनहार मेहनती युवा थे उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा था। उसको दूर करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा देश का सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून हमारे प्रदेश के अंदर लागू किया गया, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जिस प्रकार हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को
एक षड्यंत्र के तहत परिवर्तित करने का कुचक्र रचा जा रहा था और धर्मांतरण जैसे अपवित्र काम हमारे प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रहे थे। देवभूमि की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने देश का सबसे कठोरतम धर्मांतरण कानून प्रदेश के अंदर लागू किया। हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हमारी मातृशक्ति का बहुत अहम योगदान रहा है। उस मातृशक्ति का सम्मान करने के लिए सरकारी नौकरियों में मातृशक्ति को 30% 36 आरक्षण। रामनगर में शहरी विकास एवं आवास एवं संसदीय कार्य जनगणना तथा पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान और कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लिया, जहां पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए आवास योजना चलाई जा रही है, जिससे कि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने ठेकेदारों को भी निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस काम को करें, जिससे कि गरीब लोगों तक इसका लाभ जल्द से जल्द पहुंच सके। देखिए, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीब लोगों को आवास देने का जो विषय है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप जानते हैं कि काशीपुर में पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और अभी सितंबर 2024 तक यहाँ ये 528 की जो फ्लैट्स या जो आवास बनने हैं उसको मैं आज देखने के लिए आया था। तो अभी चूँकि बारिश का भी मौसम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2024 सितंबर तक हम ये मकान बना के तैयार करेंगे ताकि उन लाभार्थी को हम इसका लाभ दे सकें। साथ में ये भी है कि उससे पहले हम आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। कुछ क्षेत्रों में हमारे यहाँ जब जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में जो हमारे आवास प्रधानमंत्री आवास बनने थे, शायद आपको जानकारी हो कि मेरे मंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी गति से काम शुरू हुआ है और ये भी उसी योजना का एक अंतर्गत ये काम यहाँ शुरू हो रहा है। और मुझे अच्छा लगता है कि अनेकों जगह हम लोगों ने उनको आवास दिए भी हैं। जो इस प्रकार की योजना है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम उनके लाभार्थियों को आवास देंगे। सर क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनाव लड़ने से पहले एक जनता को एक वायदा किया था कि हम यदि सत्ता में आए तो हम अपना समान नागरिक आचार संहिता प्रदेश में लागू करेंगे। जनता ने, आवाम ने हमें मैंडेट दिया। पहली कैबिनेट हुई थी, सौभाग्य से मैं उस कैबिनेट का हिस्सा था। एकमात्र एजेंडा हमने उसमें पास किया और कहा कि हम समान नागरिक आचार संहिता का एक कमेटी बनाएंगे। एक साल बहुत मेहनत करने के बाद, अनेकों जगह बैठ के करने के बाद, तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के बाद, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने अन्य लोग हैं, यहाँ कुमायूं में भी, गढ़वाल में भी, दिल्ली में भी अनेकों बैठ के करने के बाद, विदेश में भी जहाँ इस प्रकार की कानून है उनका भी अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञ जो समिति बनी थी उसने अपना अंतिम रूप ड्राफ्ट बना लिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द वो जब सरकार को सौंपेगी तो उसकी। भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत मंगलौर बीजेपी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मंगलौर बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी मंगलौर विधानसभा प्रत्याशी रहे दिनेश पवार ने बताया कि बीजेपी सरकार सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चल रही है। 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने देश में अनेकों हाईवे, सड़कों का निर्माण कराया, जो पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं कराया। वही किसानों को 1 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। उत्तराखंड देश भर में ऐसा राज्य बना है जहां नकल विरोधी कानून भी लाया गया। महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा में पत्रकार वार्ता होनी थी। उसी निमित्त आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पत्रकारों से रूबरू होने के लिए और जितनी हमारी जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए। इसका कारण है कि हमारे किसान, जबकि हमारी यह है कि सब पढ़े लिखे हों, सब उनको जानकारी हो, उनको जो जानकारी होती है उनसे वो वंचित रह जाते हैं, वो ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं।
जबकि उसमें एक नियम होता है कि भाई आपको फसल बीमा के लिए वहाँ पर पंजीकृत कराना पड़ता है। जो कुछ लोग अनजाने में पंजीकृत नहीं रह पाते तो वो इस फसल बीमा से वंचित रह जाते हैं। हमारी कोशिश है, जैसे आज अब मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अब तो ये आपका जो मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप और टीवी के माध्यम से जन जन तक पहुँच जाता है, और आपका जो चैनल है इस नारसन ब्लॉग में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से ये सारी बातें पहुंच जाएंगी। हम अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिससे कि हर व्यक्ति उन बात को सुनेगा, और यदि कोई वो फसल बीमा किसी का पंजीकृत नहीं हुआ है तो वो उसको पंजीकृत। के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर जो हमारा महाजनसंपर्क अभियान 1 तारीख से चल रहा है, उसका लगभग समापन की ओर हम लोग हैं। और इसी उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, कनिष्ठ कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरा महीना हर घर जाकर इन सब लोगों ने विश्व केंद्र की योजनाओं को बताया है। इसी संदर्भ में आज ये विधानसभा स्तर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अब लास्ट रुड़की के कलियर हाउस में पिरान कलियर जोनल पुलिस अधिकारी, डिप्टी एसपी परवेज अली और थानाध्यक्ष जहांगीर अली और सेक्टर अधिकारी द्वारा क्षेत्र के सभी एसपीओ और थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों से कांवड़ मेला 2023 को सकुशल संपन्न कराने और प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की अपील की गई। वहीं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान करने की सहमति दी गई। सभी एसपीओ को कार्ड उपलब्ध कराए गए तथा उनको ड्यूटी पॉइंट से अवगत कराया गया। कांवड़ की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए कलियर क्षेत्र के जितने भी संभ्रांत व्यक्तिज हैं और जो एसपीओज हैं यहाँ के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, उन सबको बुलाकर उनसे सहयोग की उम्मीद की गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी अपनी ट्रैफिक से संबंधित और जो भी उनकी तरफ से योगदान हो सकता है पुलिस के साथ, वो कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस का सहयोग करें और कांवड़ यात्रा को सक्सेसफुल बनाने में। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा स्यालीधर में बन रहे साइंस सेंटर के निर्माण कार्य जल्द पूरे होने तथा इसके संचालन और साइंस सेंटर से संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक दुर्गेश पंत तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में साइंस सेंटर में बिजली कनेक्शन, पानी की सप्लाई तथा सुरक्षा से संबंधित गार्ड्स की तैनाती जैसे विषयों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये अल्मोड़ा के लिए एक सौगात है और बहुत बड़ा अपने आप में एक साइंस सेंटर बनने जा रहा है। सब रीजनल साइंस सेंटर इसको कहते हैं और केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा का है जो बन रहा है और अभूतपूर्व है। बच्चों के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये अपने आप में बड़ा सेंटर विकसित हो रहा है। इसकी चहारदीवारी और तमाम सारी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि आज 2 वर्ष भी उनके कार्यकाल को पूर्ण हो रहे हैं, तो उनको बधाइयाँ भी हैं। और ये है कि उन्होंने 5 करोड़ सेंक्शन किए मिसिंग लिंक में से, तो आज चहारदीवारी की और जो यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं, उसके लिए एक मीटिंग हुई थी, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसमें से नेशनल साइंस सेंटर के हमारे बहुत डायरेक्टर, सभी अधिकारी आए, NCSM के आए, और ये हुआ कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि कुछ अभी तक का ये है कि हम इसको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसी वर्ष में हम इसको यहाँ पर प्रारंभ करें ताकि हज़ारों बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। यू कॉस्ट की ये परियोजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि तेज़ी से इसको पूरा किया जाए। इसके लिए अभी जिलाधिकारी महोदय के साथ और सभी संबंधित। उत्तराखंड में कई ग्रामीण क्षेत्रों के नगर निगम में विलय होने के बाद कई सरकारी जमीनों को खुदबुर्द करने की कोशिश की गई, जिस पर बीजेपी के विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली ने अधिकारियों और नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में वे मुख्य सचिव को भी इस संबंध में पत्र लिखकर अपनी नाराजगी
दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर शहरी विकास विभाग के अपर सचिव ने कहा कि उनकी लापरवाही सामने आई। नए वार्डों को बने 4 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक ऐसे भूखंड हैं जिनकी जानकारी शहरी विकास विभाग के पास नहीं है। आपका क्या कहना है? नहीं, गलत है, इसीलिए मैंने सवाल खड़े किए। अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, सेक्रेटरी से बात की है और नगर आयुक्त से बात की, डीएम से बात की है। इसीलिए जिम्मेदार अधिकारी उन तक बात पहुंचाई गई है ताकि उनके मातहत जो नीचे कर्मचारी अधिकारी हैं वो कोई घोटाले न कर सके, उनके ऊपर कार्रवाई होगा। ठीक से देखिए, बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो ग्राम सभा से जब नगर निगम में शिफ्ट हुआ तो वो नगर निगम के मातहत तो ज़मीनें आ गई हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे समय से ऐसी ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं और जो भू माफिया हैं वो उसमें सक्रिय हो रखे हैं। तो मैंने उसके लिए जांच की मांग की है, इसकी जांच करें और इसका समाधान करें। इसमें जिम्मेवारियां तय की गई हैं और जिलाधिकारियों के माध्यम से ये संकलन किया जा रहा है कि कहाँ कितनी शासकीय भूमि हमारे पास इस समय उपलब्ध है, क्योंकि अभिलेख, राजस्व अभिलेख निकायों को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इसलिए अभी ये जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे जैसे अतिक्रमण का जो है आइडेंटिफिकेशन होगा। उत्तराखंड में मानसून का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन अब तक राजधानी देहरादून में चल रहे निर्माण कार्य पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका का कहना है कि देहरादून शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का अंतिम कार्य बरसात के बाद ही होगा। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जल्द ही जल्द जो शहर में कार्य चल रहे हैं पहले सभी कार्य निपटा लिया जाए। तो मेजरली जो काम चल रहे हैं यहाँ पे बहुत मल्टीपल विभाग हैं इस शहर में जो काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है सीवर लाइन का जो चल रहा है, उसके अलावा स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी रोड हैं, जैसे शहजादा जोगीवाला वाली रोड हो गई और हमारी रिस्पना वाली रोड हो गई, जहाँ पे PWD का कार्य चल रहा है। तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं और मोर और लेस सबकी जो ड्रेन का काम है वो कंप्लीशन वाली स्टेज में है। और जैसे कि सीवर की लाइन है तो 15-20 फीट नीचे खोदते हैं, तो उनको पहले उसकी ड्रेसिंग करनी होती है, फिर वो बैठता है, उसके बाद ये फाइनल कंक्रीट वाला जो मेन DBM करते हैं, तो वो एक पूरा समय लेता है। तो इनका खुदाई का काम हो गया, लेकिन अब उसके ऊपर जो ब्लैक टॉप करने का काम है उसको उसे थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसको समय लेंगे, उसके बाद करेंगे। उसी तरह से जैसे हमारा स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, तो हमने मोर और लेस कोशिश की है कि सब जगह ब्लैक टॉप कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि वो DBM नहीं है, मतलब वो एक लेयर बिछाते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, कुछ होती है, तो वो निकल जाता है। फाइनल जो काम होगा वो इस बरसात के बाद ही वो लोग करेंगे। और ड्रेन का DAV PG कॉलेज के प्राचार्य आर्जन ने DAV कॉलेज की संबद्धता पर नैनीताल हाईकोर्ट के ST मिलने के बाद खुशी व्यक्त की। अब चालू शिक्षा सत्र में नियमानुसार BA, BSc और BCom प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जल्द ही नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने और संबद्धता जारी रखने के संबंध में हेमवती नंदन बगुड़ा गढ़वाल के केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उनकी तरफ से पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। प्राचार्य आर्जन ने बताया कि BA, BSc और BCom प्रथम वर्ष में 3815 सीटों पर प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। कॉलेज खुलते ही विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र बैठक की जाएगी, जिसमें नए छात्रों के लिए कोई दिक्कत सामने न आए उनके सहयोग के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा दाखिला कमेटी भी जल्द गठित की जाएगी। एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में ये है कि जो इस बार DAV कॉलेज में एडमिशन्स होने हैं वो एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड UGC उसके हिसाब से होने हैं। यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस ये है कि CUT के हिसाब से एडमिशन्स होंगे। अभी मैंने DSW साहब से बात की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर MS नेगी जी से, उन्होंने मुझे बताया कि CUT का रिजल्ट आने के बाद विदिन 10 डेज़ बच्चों को अपना अप्लाई करना होगा। तो मैंने कहा कब से अप्लाई करेगा बच्चा? तो 6 तारीख को यूनिवर्सिटी खुल रही है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और 6 तारीख में एक आध दिन में अपना शेड्यूल बना के भेजेंगे और जैसा वो शेड्यूल बना के भेजते हैं उसी टाइम से हम रजिस्ट्रेशन अपने स्टार्ट कर देंगे कॉलेज से।
सावन का महीना शुरू होने के बाद नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों की संख्या लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में तेजी से बढ़ने लगी है। कांवड़ियों को पैदल चलने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए एडिशनल एसपी शेखर सुयाल खुद कांवड़ क्षेत्र में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज एडिशनल एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ फुटपाथ पर कब्जा करने वाले दुकानें चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। फिलहाल किसी भी अतिक्रमण का चालान तो पुलिस ने नहीं काटा, लेकिन उनको अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत जरूर दी। बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा से निकलने वाली पिंडर नदी के किनारे बसी कुआरी गांव के लोगों को मानसून सीजन में हर साल नदी से बनने वाली झील का डर सताता रहता है। बारिश होने पर झील नदी का रूप ले लेती है, जिससे पूरे गांव पर खतरा बन जाता है। देहरादून पहुंचे विधायक सुरेश गड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2-3 सालों में लगातार यहां झील बन रही है और स्थानीय प्रशासन द्वारा जब खतरा ज़्यादा बन जाता है तो इस झील को पंचर किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिंडर नदी भी इस इलाके से निकलती है और इस पूरे गांव की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया। हाँ, विधानसभा क्षेत्र कपकोट के जो दूरस्थ क्षेत्र कुमारी का है, जहाँ से पिंडर नदी निकलती है, उस नदी में पिछले साल भी झील बना था, उससे पहले साल भी झील बना था। हमने सिंचाई विभाग के माध्यम से उसको खुलवा दिया गया था और आपने देखा होगा लंबे समय तक वो मलबा जो मिट्टी आ रही थी उस सिल्ट के कारण से, तो पिंडर नदी का जल भी जो है लगातार दूषित होते गया। तो इस बार भी झील बना है, तो इसलिए जिस तकनीकी के कारण से हमने पिछले बार उसको खोला था, तो उसी तकनीकी से हम इस बार भी प्रयास करेंगे। और जो हमारा कुमारी गांव है वो पूरा ही आपदा के चपेट में आकर वो गांव पूरा ही विस्थापित की स्थिति में है। तो इस बार हमने आज ही 2,24,73,000 रुपया सैंक्शन किया है जो विस्थापित लोग हैं, और आने वाले दिनों में हम एक उच्च स्तरीय भूवैज्ञानिकों की एक टीम भेजने वाले हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में मेरे विधानसभा के अंदर काम करने वाली है। तो मुझे यकीनी विश्वास है कि हम जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर चले हैं कि हमारे जो हिमालय से लगे हुए गांव हैं, इन गांवों को हम कैसे सुरक्षित कर सकें, कैसे वहां के लोगों की सेवा कर सके, कैसे उनके घर परिवार को सही जगह पर बसा सके, उसके लिए। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।